हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका होम क्लासेज में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वंशागत और विविधता का सिद्धांत। इसमें हम आज 8वां भाग देखेंगे। इसके पहले हमने अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता को हम कहते हैं को डोमिनेंस। ये टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब क्या होता है? सह मीन्स साथ, प्रभावी मीन्स अपने जो लक्षण है वह पीढ़ी पे प्रकट करना ही क्या कहलाता है? सहप्रभाविता। इसकी परिभाषा समझने से पहले हम इसके एक उदाहरण को समझेंगे और इस उदाहरण को जब हम समझ लेंगे तो हम परिभाषा पे आते हैं जो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। हमको पता है कि हमारे शरीर में जितने भी मानव होते हैं उनमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ए बी ए और बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी। बताया कि हर इंसानों में ये अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और इसी कारण उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम बात करते हैं कि यह ब्लड के ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो आपको बता दें कि इन जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है उसका निर्धारण एक जीन होता है जिसको हम आई जीन कहते हैं। ये आई जीन ही क्या करता है? इस ब्लड के इस ग्रुप के इस समूह का क्या करता है? निर्धारण करता है। इस जीन में जब और पता चला तो पता चला ये जो जीन होता है इनमें 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं, एक आई ए और एक आई बी और एक स्मॉल आई। इस ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करता है आई जीन और आई जीन के जब एलील देखे गए तो इसमें 3 एलील पाए जाते हैं जिसमें से आई ए और आई बी ये दोनों एलील जो होते हैं प्रभावी हैं। इसको हम समझ लेते हैं। ये दोनों एलील क्या हैं? प्रभावी हैं। प्रभावी मीन्स डोमिनेंट। और ये वाला जो आई है ये क्या है? अप्रभावी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आई ए और आई साथ में रहेगा तो प्रभावी वाले अपना लक्षण दिखाएगा, अप्रभावी अपना लक्षण नहीं दिखाएगा। ये मेंडल के नियम के अनुसार है। अब आपको भी ये चीज पता है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं जोड़े में पाए जाते हैं और मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित जिसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड होती हैं और डिप्लॉयड होने के कारण इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से। और इनमें क्या पाए जाते हैं? समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। समजात गुणसूत्र जिनको नहीं पता तो वो समझ लें कि समजात गुणसूत्र वो गुणसूत्र होते हैं जो किसी भी कोशिका में साथ साथ पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं और उनमें एक प्रकार के जीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ये इस तरीके के समजात गुणसूत्र होते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि किसी भी मनुष्य की कोशिका में अगर ये आई जीन है तो इन तीनों में से कोई 2 ही जीन रह सकता है। अगर हम कल्पना करते हैं यहाँ आई ए जीन है तो यहाँ पे जो जीन होगा वह आई बी होगा या आई होगा। इनमें से तीनों में से केवल 2 ही जीन रह सकते हैं और ये 2 जीन ही क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। अगर एक आरबीसी की संरचना लेते हैं, ये आरबीसी की संरचना है। आपको भी पता है आरबीसी में कोई भी केंद्रक जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिनको हम आरबीसी कहते हैं इनमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियर एब्सेंट होते हैं। इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इनमें छोटे छोटे जो ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं? शुगर शर्करा की चेन पाई जाती है जिसे हम शुगर पॉलीमर कहते हैं। शुगर शर्करा की चेन पाई जाती है। ये शुगर शर्करा किस जीन के द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये 2 जीन आई ए और आई बी इस शुगर पॉलीमर का निर्माण करते हैं आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके कारण उस ब्लड का निर्धारण होता है। यदि आई ए जीन है
तो IA प्रकार का शुगर पॉलीमर बनेगा, B है तो B प्रकार का पॉलीमर बनेगा। इसी से क्या होता है, किसी भी समूह का ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। और ये जो आई ये शुगर पॉलीमर होते हैं, इनको हम एंटीजन कहते हैं। क्या एंटीजन कहते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। और जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि आई जीन 3 प्रकार के एलील होते हैं, IA, IB और I, जिनमें 2 प्रभावी होते हैं और ये वाला जीन क्या होता है, अप्रभावी होता है। अब हम मानते हैं कि कोई एक जनक है, यहाँ समझते हैं टेबल के अनुसार। टेबल को हम अच्छे से बाद में समझेंगे। यदि कोई जनक है जिसमें IA जीन है और दूसरा पेरेंट है जिसमें IA जीन है। आपको भी पता है गैमीट होते हैं, जब युग्मक निर्माण होंगे तो ये दोनों एलील क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। अब ये जब मिलेंगे तो उस जो संतति होगी, जो जनरेशन आएगी, उसमें जो एलील दोनों साथ आएंगे समजात गुणसूत्र पे, वो क्या आएंगे, IA और IA। ये निर्धारित करेंगे कि उस बच्चे में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, A बनेगा। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब हम ये मानते हैं कि एक जनक लेते हैं, एक पेरेंट लेते हैं जिसमें एलील क्या है, IA, और दूसरे पेरेंट के पास क्या है, IB। इसको हम ध्यान से समझते हैं। एक हमने जनक लिया जिसमें एलील क्या है, IA गैमीट में, और दूसरे के गैमीट क्या है, IB। जब इनके बीच क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये दोनों एलील उसकी संतान में, उसके बच्चे में आ जाएंगे। तो उसमें जो जीन आएगा वो आएगा IA और IB। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमको पता है ये IA जीन भी प्रभावी है और IB जीन भी क्या है, प्रभावी है। दोनों प्रभावी जीन उस संतति में आ जाते हैं, और जब ये दोनों प्रभावी जीन उस संतति में आते हैं तो प्रभावी होने के कारण मेंडल के अनुसार से तो ऐसा होना चाहिए कि एक प्रभावी रहे तो अपना लक्षण दिखाए, एक न दिखाए। लेकिन यहाँ पे एक विचित्र घटना क्या होती है कि IA और IB दोनों अपने अपने प्रकार के लक्षण प्रकट करते हैं, और उस RBC में IA प्रकार का शुगर पॉलीमर बहुलक और IB प्रकार का जो है शुगर पॉलीमर यानी शर्करा बहुलक बनता है। IA जीन भी अपना लक्षण प्रकट करता है और IB जीन भी अपना लक्षण इस RBC में प्रकट करता है। यानी जो IA और IB जीन हैं वो दोनों साथ साथ अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। हम परिभाषा पे आते हैं, अब आसानी समझ जाएंगे। सप्रभाविता ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान से समझिएगा, सप्रभाविता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें F1 पीढ़ी, ये क्या है हमारी, ये हमारी P जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन, और ये वाली जो पीढ़ी कहलाती है ये क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी। सप्रभाविता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के एलील साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी दोनों एलील IA और IB दोनों साथ साथ अपने लक्षण को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो बच्चा बनेगा इस जीन के कारण, उसमें जो ब्लड ग्रुप पाया जाएगा वो होगा AB समूह। आपको भी पता है कि AB क्या है, सर्वग्राही होता है, और जो O समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वो सर्वदाता होता है। इन जीन के आधार पे NCERT में एक टेबल दिया गया है कि यदि कोई जनक है, इसको हम समझ लेते हैं, यदि कोई जनक एक है, एक पेरेंट्स है, ये दूसरा पेरेंट्स है, यदि उसमें एक में IA पाया जा रहा है, दूसरे में IA पाया जा रहा है, तो उसके बच्चे में क्या आ जाएगा, IA आएगा, जिससे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A का निर्माण होगा। यहाँ पे देखते हैं, यदि फिर हम दूसरा एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं कि एक पेरेंट है जो IA जीन लिया हुआ है, दूसरा IB जीन लिया है गैमीट में, दोनों मिलेंगे तो उस बच्चे में AB दोनों जीन आए, और दोनों जीन क्या होते हैं, सब प्रभावी होते हैं, अपने लक्षण साथ प्रकट करते हैं, तो AB ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे IA है, यहाँ पे I क्या है, अप्रभावी है, यह अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित करता, और IA अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, जिसके कारण यहाँ पे A ब्लड ग्रुप होगा। फिर हम B पे देखते हैं, B और A मिलकर AB ब्लड ग्रुप, सेम उसी तरह से सप्रभाविता का। यहाँ B IB जीन है, ये IB जीन है, ये दोनों मिलके
IBB बी ब्लड ग्रुप का निर्माण करेंगे। यहाँ BI है, ये I से मिलता है, BI यानी I क्या है, अप्रभावी है, स्मॉल I, और वहाँ B ब्लड ग्रुप बनेगा। यहाँ लास्ट में जरूर देखने की बात है, I क्या है, स्मॉल I अप्रभावी है, यह भी I क्या है, अप्रभावी है। ये दोनों जीन मिलकर क्या बनाते हैं, II, और यह किसके लिए जिम्मेदार होता है, O ब्लड ग्रुप के लिए। एक चीज़ और बता दें कि जो O ब्लड ग्रुप की RBCs होती हैं, जो O ब्लड ग्रुप की RBCs होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार की शुगर पॉलीमर जैसी संरचना नहीं पाई जाती, क्योंकि न तो IA जीन है न तो IB जीन है। जो शुगर पॉलीमर बनाते हैं वो इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होने के कारण किसका निर्माण होता है, O ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। एक चीज़ बहुत अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो IA, IB, I यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड ग्रुप को ये 3 एलील निर्धारित करते हैं। इसके पहले हम देखते आए कि हर एक जीन में 2 एलील होते हैं। जैसे यदि कोई मटर का पौधा लंबा है तो उसमें क्या होगा, कैपिटल T होगा, बौना है तो स्मॉल t होगा, तीसरा कोई एलील नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप में देखते हैं कि 3 एलील हैं। यह एक नई बात है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुअलील कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बहुअलीलता या बहुअलील क्या होते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 3 या 3 से अधिक एलील पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुअलीलता, या इसी को हम क्या कहेंगे, बहुअलील। तो यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, मल्टीपल एलील का। यह बहुत अच्छा उदाहरण है मल्टीपल एलील का। आप इस परिभाषा को समझ गए कि जब एक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए 3 या 3 से अधिक एलील पाए जाते हैं तो यह उदाहरण, ये ऐसे एलील क्या कहलाते हैं, मल्टीपल एलील कहलाते हैं। और ये पाया किस में जाता है, ब्लड ग्रुप में, ब्लड के समूह के निर्धारण में। सेम अब एक बार हम फिर इस परिभाषा को देख लेते हैं। ये पूरा हम अच्छी तरीके से समझ लिए हैं कि सहप्रभाविता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के एलील साथ साथ अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। यहाँ पे I जीन एक जनक का पेरेंट का जीन है, IB दूसरे का है, और दोनों अगली पीढ़ी F1 में अपने लक्षण प्रकट कर रहे हैं। ये बहुत आसान है और यूपी बोर्ड और नीट के एग्ज़ाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।